ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। सभी श्रोताओं को आपका रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौर का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मानव अधिकार एक परिचय। साझा करेगी अनुराधा कुलकर्णी जी और आखिर में डॉक्टर विलास सालुंके जी से सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी, यस आई एम फाइन। मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। ये नगरपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानव अधिकार सार्वभौमिक है, इसलिए ये हर जगह और हर समय लागू होते रहते हैं। मानव अधिकार मानदंडों का एक समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है। नगर निगम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून में कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित है। इन अधिकारों को अनौपचारिक मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है, जिसका एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए हकदार है क्योंकि वो एक इंसान है। आइए अब सुनते हैं मानव अधिकार एक परिचय। साझा कर रही हैं अनुराधा कुलकर्णी जी। मनुष्य जाति का इतिहास संघर्षों का इतिहास है। जहाँ संघर्ष हो वहाँ अधिकार की गंध आती है। अधिकार प्रकृति की जड़ में समाहित है। अपने आप को समाज में ही परिभाषित करने वाला मनुष्य आदिकाल से समाज, अधिकार और नैतिकता की चौखट अपने लिए बनाया है। औपचारिक सरहदें या सीमाएं न होने पर भी आदिकाल से छोटे छोटे कबीले अपने अधिकार और प्रभाव क्षेत्र को जानते थे और उसमें शिकार, खेती आदि अपनाकर भरण पोषण करते थे। अपने व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों के लिए राजा, मुखिया, सरदार, प्रधान आदि संस्थाओं के जरिए अधिकारों की मांग व रक्षा की जाती थी। मानव जाति की यह जद्दोजहद हर युग में अपने अलग मुखौटे के साथ परिलक्षित होती है। आज 21वीं सदी में बाजारवाद और भौगोलिकरण के चलते जहां मनुष्य अपने अधिकारों को लेकर सजग और जागरूक हो गया है, वहां सर्वप्रथम अपने मौलिक अधिकार मानवाधिकार की मांग करता है। मानवाधिकार का तात्पर्य जो ऐसे न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिंग भेद, वर्ण भेद, भाषा भेद और धर्म भेद होते हुए भी मानव परिवार का सदस्य होने के नाते होता है और संविधान में जिसकी रक्षा की गारंटी दी गई है। 21वीं सदी का आरंभ पवन वेग से बढ़ते तकनीकी और औद्योगिक क्रांति के बीच मनुष्य अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की जद्दोजहद से उलझा हुआ है। यह बदलाव आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ का है। आज मानवाधिकारों का मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय है। सार्वभौमिकता की विशेषता जहां मानवाधिकारों के महत्व को रेखांकित करती है, आज इस आधुनिक प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्ति के कतिपय मूलभूत अधिकारों को सर्वमान्य घोषित कर दिया गया है, पर व्यवहार में इसका अनुपालन किसी समाज विशेष की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा मानवाधिकारों की अवधारणा व्याप्ति के प्रजातंत्र अधिकारों की धारणा से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। वर्तमान मानवाधिकारों का स्वरूप एक लंबे विकास का दीर्घ मानवीय संघर्ष का परिणाम है। यह उल्लेखनीय है कि अधिकारों की धारणा व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा व्यक्ति व राजनीतिक सत्ता या राज्य के आपसी संबंधों पर परिभाषित करती है। आमतौर पर मानवाधिकारों का अर्थ उन अधिकारों से लगाया जाता है जो मनुष्य जाति के विकास के लिए मौलिक आवश्यकता है तथा जो मानव की गरिमा से संबंधित है। ये मानव जाति के समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है, जो मानवीय गरिमा के पोषित भी है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और इसकी प्राप्ति में लिंग, राष्ट्रीयता,
धर्म, रंग और प्रजाति बाधक नहीं होती है। मानवाधिकारों के प्रति मनुष्य आज नहीं, प्राचीन काल या कहिए अनादिकाल से सजग है। प्राचीन भारतीय विचारों के धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति तथा व्यक्ति राज्य संबंधों का विश्लेषण किया गया है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। खास बात यह है कि इतने लंबे काल की विरासत हमारी परंपरा में जीवित है। मानवाधिकार के बारे में भारत सदैव नैतिकता के व्यापक प्रसंगों में होता रहा है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में कर्तव्य की अवधारणा में ही व्यापक मानवीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानव अधिकारों की चर्चा की गई है। भारतीय इतिहास ग्रंथों तथा कई प्रामाणिक दस्तावेजों में शासक व शासितों के कर्तव्य से इस प्रकार बांधने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति स्वतः हो जाएगी। प्राचीन भारतीय विचारकों ने आज की पश्चिमी विचारधारा की भांति अधिकार की व्याख्या राज्य के विरुद्ध एक दावे के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत विचारकों ने इस धारणा को स्वीकार किया है कि यदि समाज का प्रत्येक अंग अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है तो प्रत्येक की अधिकारों की पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि यह माना जाता है और यह सत्य भी है कि अधिकार व कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। उसी तरह आधुनिक युग के प्रारंभ में ही यूरोप के राजनीतिक विचारकों ने एक तरफ जहां दैविक राज्य की धारणा को नकार दिया, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित तथा जन समाहित पर आधारित प्रजातांत्रिक राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन मानवाधिकार के विकास के चरण में द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-45 के बाद गठित संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में इस दिशा में एक मील का पत्थर, एक प्रगति का पथ माना जाता है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 को घोषणा की, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, भय और स्वतंत्रता जैसे 4 विषय निहित थे। युद्ध के बाद चित्रित संपूर्ण विश्व ने 10 दिसंबर 1941 को एक वैश्विक मानवाधिकार की घोषणा की। बाद में यह दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में विख्यात हो गया। इस तरह आगे चलकर 20वीं शताब्दी में मानवाधिकार की धारणा विस्तृत हुई। बदलते विश्व ने वास्तव में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तरों पर एक मानवीय जीवन दर्शन का विकास किया। संविधानवाद की मांग, प्रतिनिधित्व सरकार, सार्वजनिक मताधिकार, जन शिक्षा सभी समस्त मानव जाति के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की घोषणा करता है। यही स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय मानवाधिकारों के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। अतः भारत की सभ्यता एवं संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। खास बात यह है कि इसके इतने लंबे वर्षों की विरासत हमारी परंपरा में जीवित है। मानव अधिकार के बारे में भारत में सदैव नैतिकता के व्यापक प्रसंग में विचार होता रहा है। भारत ने अपने इस लंबे विकास प्रक्रिया में कई संघर्षों को झेला है। यह संघर्ष, यह राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय आंदोलन ने सदैव शोषण के खिलाफ ही संघर्ष किया है। गहरे स्तर पर अगर विचार किया जाए तो यह संघर्ष मानवता की स्थापना के लिए ही रहा है। इस क्रांति की आकांक्षा न केवल राजनीतिक आजादी को बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति की भी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों व दमन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का उदय हुआ। पहली बार मानव के अधिकारों व मनुष्य के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के खुले एवं विस्तार वर्णन के अतिरिक्त यह समस्त मानव समुदाय की प्राकृतिक गरिमा, सम्मान व अविभाज्य अधिकारों की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति था। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के प्रीएम्बल टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत देखा जा सकता है। विश्व शांति,
न्याय व स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था इस मानवाधिकार पर आधारित मानी जाती है और मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में इन अधिकारों व स्वतंत्रताओं की पूरी समझ को उसमें निहित भी अधिकारों के साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इस दस्तावेज को तैयार करते समय विश्व के विभिन्न संस्कृतियों, विश्वासों व विकास के विभिन्न सोपानों को स्थित कर 49 सदस्यों के राज्य की प्रतिनिधित्व ने भागीदारी की। तत्पश्चात मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में सामाजिक व आर्थिक अधिकारों का समाज तीसरी दुनिया के राज्यों जैसे लैटिन अमेरिका, एशियाई, मध्य एशियाई राज्य के आग्रह पर मान्य किया गया। सोवियत गुट के साथ यह तीसरी दुनिया के राज्य के आग्रह पर मान्य मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में निहित अधिकार दुनिया भर अधिकांश देशों को सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप में सर्वसम्मानितता से स्वीकृत होने के कारण ही यह घोषणा पत्र अपने स्वरूप में सार्वभौमिक माना जाता है। भारतीय संविधान भी मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में निहित बुनियादी मानवाधिकारों को स्वीकारने के कारण मानवाधिकारों की साझी समझ रखने का एक उदाहरण कहा जा सकता है। यह साझी समझ बुनियादी अधिकारों व राजनीति के निर्देशित सिद्धांतों में स्पष्ट नजर आती है। मानवाधिकारों का यह सार्वभौमिक घोषणा पत्र भेदभाव सहित समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। मानवाधिकारों का प्रथम अनुच्छेद सभी मनुष्यों के अधिकारों व गरिमाओं की जन्मजात स्वतंत्रता व समानता का प्रतिपादन करता है। इसके तहत सभी अधिकार व स्वतंत्रताएं जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति व अन्य मत, राष्ट्रीय व सामाजिक मूल्य, संपत्ति, जन्म या अन्य हैसियतों के भेदभाव के बिना सभी को समान रूप से उपलब्ध मानी गई है। इसी दौरान इस मानवाधिकार की स्वीकृति के पश्चात मानवाधिकार आयोग ने ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता में निहित अधिकारों को साकार करने हेतु सभी सदस्य राज्यों द्वारा स्वीकार संधि व्यवस्था का आरंभ 1966 में किया। इस तरह समानता, भेदभाव रहित शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, मानव प्रशासन, सामाजिक विकास, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध हिंसा, शरणार्थियों व अल्पसंख्यकों को दर्जा जैसे सरोकारों को भी शामिल करके इसकी नींव रखी गई। मानव परिवार के सभी सदस्य की जन्मजात गरिमा का सम्मान व अवांछनीय अधिकार की स्वीकृति ही विश्व में शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समाज को अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का हक देता है। समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्यतः आवश्यक तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार की प्राप्ति का हक प्रदान करता है। अभी आप सुन रहे थे मानव अधिकार एक परिचय, जिसे साझा कर रही थी अनुराधा कुलकर्णी जी। दोस्तों, इंसान काफी तरक्की करते हुए आज चांद पर पहुंच चुका है। जैसे इंसान अपनी तरक्की की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही वो अपने अंदर बसा हुआ इंसानियत को भूलता जा रहा है। यहाँ तक कि खुद को जन्म देकर अपने खून पसीने को बहाकर अपने आप को समाज में एक काबिल इंसान बनाने में जो अपनी खुशियों का कत्ल करके दुनिया की सारे कष्ट झेले हैं, वे माता पिता को शादी के बाद बीवी आते ही भूल रहे हैं। आज पूरी दुनिया तो अपनी मुट्ठी में है, पर हमारे भीतर माता पिता के लिए या अपने कष्ट काल में जो साथ दिए वे लोगों के लिए थोड़ा सा प्यार और सहानुभूति ना हो तो क्या फायदा। आज इसी सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनेंगे डॉक्टर विलास सालुंके जी से। इस कहानी का नाम है यस आई एम फाइन। चलिए सुनते हैं छोटी सी कहानी यस आई एम फाइन। किशन बेटा, किशन, ये क्या हड़कंप मचा रखा है? राधे, राधे बिटिया, एक गिलास पानी पिला दे। राज, अरे राज, राज बेटा की
2-3 दिन से आवाज़ें सुन एक दिन मैंने अब्दुल भाई से पूछ ही लिया। अब्दुल भाई की उम्र तकरीबन 50 से 60 के करीब थी। अस्पताल में आए तुम्हें 8-10 दिन हो गए, पर आपको मिलने कोई नहीं आया। आपके रिश्तेदारों को तुम्हारे यहाँ आने की सूचना दी है या नहीं? अब्दुल भाई ने कहा, पता नहीं बेटा, मालूम है भी या नहीं। तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार है अब्दुल भाई? नहीं बेटा। घरवाली? घरवाली घरवाली तो कब की गुजर चुकी। बेटा? नहीं है। बेटी? हाँ, एक है। क्या तुम्हारे बेटी को इस बात की सूचना नहीं है कि तुम यहाँ अस्पताल में हो? नहीं। अब्दुल भाई, किसी करीबी रिश्तेदार का नंबर है तो दे दो, मैं उनसे संपर्क साधूंगा। अब्दुल भाई लेटे लेटे ही नंबर बता रहे थे कि अचानक परिचारिका आ गई। मैंने उनसे पूछा, सिस्टर, इनका कोई संबंधिक है या नहीं? सिस्टर ने बताया कि अब्दुल भाई ने मोबाइल और लैंडलाइन दोनों नंबर दिए तो थे, पर मोबाइल स्विच ऑफ है और लैंडलाइन कोई उठाता है और हमें ही डांटने लगता है कि तुम कौन हो। यहाँ कोई अब्दुल अब्दुल नहीं रहता, हम किसी अब्दुल को नहीं जानते। दोबारा हमारे घर फ़ोन मत करना। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई बार हमने फ़ोन लगाया, पर वे गलत नंबर ही बताते रहे। एक बार किसी दूसरी महिला ने फ़ोन उठाया तो उसने भी वही कहा, पर आवाज़ में आक्रोश था। सिस्टर के चले जाने पर मैंने मोबाइल नंबर नोट कर लिया और सिस्टर के पास जाकर नंबर की जांच की तो वही नंबर था जिसे अस्पताल में दाखिल होते समय अब्दुल भाई ने सिस्टर को दिया था। मैंने भी नंबर लगाने की कोशिश की, पर नंबर बंद था। अब्दुल भाई, नंबर बंद है, कल फिर कोशिश करूंगा। अब्दुल भाई का कोई जवाब नहीं मिला, वो मौन थे। अच्छा अब्दुल भाई, तुम क्या काम किया करते हो? मैं बेटा मैं साइकिल पंक्चर निकालता हूँ। कहाँ पर? यहीं। दुकान कहाँ है अब्दुल भाई? अब्दुल भाई ने एक गली का नाम बताया जिस गली से मैं अनजान था। अरे अब्दुल भाई, तुम साइकिल पंक्चर निकालते हो? और आपका कोई दोस्त वगैरह है या नहीं? जो इतने दिन हुए तुम अस्पताल में दाखिल हुए, कोई मिलने तक नहीं आया? क्या पता बेटा, क्यों नहीं आए। हम दोनों की बातें चल ही रही थी कि डॉक्टर की राउंड आई और मैं मेरे पिताजी के पास आया। मेरे पिताजी को गैंग्रीन होने की वजह से बायां पैर काट दिया गया था। डॉक्टर साहब सबका हालचाल पूछ जब अब्दुल भाई के पास आकर अब्दुल कहते ही अब्दुल के मुंह से शब्द फूट पड़ते, आई एम फाइन। नाश्ता हो गया? यस। बस डॉक्टर चले जाते। दोपहर 1 बजे अस्पताल की ओर से मरीजों के लिए खाना लाया जाता। रंगत मामा सबको खाना परोस कर अब्दुल भाई के नाम का उसकी खिड़की में रख चला जाता। अब्दुल भाई भूख लगने पर उठता, रखा खाना खाता और जब पानी की जरूरत महसूस होती तब मोटी मोटी आंखों से हम सब की ओर ताकता। मुझे समझते देर नहीं लगती कि उन्हें पानी चाहिए। मैं उन्हें पूछता तो वे बताते, हाँ बेटा, थोड़ा लाकर पिला दो। पानी अस्पताल में उपलब्ध था। कभी कभार पानी के लिए तीसरे मंजिले से नीचे उतर लक्ष्मी मंदिर के पिछले हिस्से में पानपोई की व्यवस्था की गई थी। वहीं से पानी लाकर जैसे ही बोतल अब्दुल भाई के हाथ थमाता, उनके मुंह से थैंक यू बेटा के शब्द फूट पड़ते। अब्दुल भाई जब अस्पताल आए थे कुछ दिन अपनी बेसिक क्रियाएं स्वयं कर लिया करते, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्हें भी पैरों में सेप्टिक हो गया था। बेसिक क्रियाएं करने में वे असमर्थ हो गए थे। इनकी देखभाल अस्पताल की परिचारिकाओं ने बेटी की तरह की। अस्पताल में सुबह 9-10 के करीब मरीजों के लिए दूध ब्रेड दिया जाता था। अब्दुल भाई के नाम दूध ब्रेड लेकर उन्हें उठाकर खिलाने के पश्चात वह मेरी ओर प्यार भरी नजरों से ऐसे देख कहते, भगवान तुम्हें खुश रहे। मेरी पीएचडी की पढ़ाई की वजह से मैं पिताजी के पास ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता था। बड़े भाई साहब के आते ही मैं गांव चला आता था। फिर जब छुट्टी मिलती मैं फिर पिताजी के पास आता। ऐसे ही 8-10 दिन गांव आकर जब फिर अस्पताल पहुंचा तो देखा कि अब्दुल भाई की तबीयत कुछ ज्यादा ही ढल गई थी। चेहरा निस्तेज सा हो गया था। पिताजी से पूछने पर पता चला कि अब तो उसने दूध ब्रेड खाना भी बंद कर दिया है। पिताजी ने कहा, बेटा एक दिन का हो तो कोई बात है, लेकिन हर रोज कौन किसकी देखभाल करता है। पिताजी की इन बातों में मुझे सच्चाई लगी। सकाराम मिलने पर मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ का 4th श्रेणी के कर्मचारी था, अब्दुल भाई न कुछ खाता है न कुछ पीता है। तो उसने बताया कि भैया मैं भी काम में व्यस्त हो गया हूँ, वक्त ही नहीं मिल रहा है। सिस्टर से पूछने पर उन्होंने फरमाया, आपका कहना ठीक है, पर इस अस्पताल में ऐसा एक मरीज हो तो ठीक है, पर ऐसे ढेरों मरीज आते हैं। हम किस किस की सेवा करें, किस किस को खाना खिलाएं। हमसे जितना बन पाता है उतना करते हैं। जिनका कोई नहीं होता उनके लिए तो ठीक है, पर जिनका होता है वो भी हमारे जिम्मे छोड़ जाते हैं। हम क्या करें। मैं मौन हो गया।
गए दूसरे दिन मैं अब्दुल भाई के करीब गया तो देखा कि पेशाब की थैली निकाल दी गई है। मैंने सोचा इस बेचारे की हालत इतनी कमज़ोर हो गई है कि पेशाब पाखाने के लिए जाना तो दूर, केवल अपने बलबूते पर उठकर बैठना भी उनके लिए लोहे के चने चबाने के बराबर था। 9:15 के करीब नर्सिंग कोर्स की विद्यार्थिनी आकर कपास से अब्दुल भाई का बदन साफ करती थी और अब्दुल भाई की उदास आंखें दीवार को ताकती रह जाती। रोज की तरह आज भी राघव डॉक्टर साहब मरीजों का ड्रेसिंग कर चले गए। साफ सफाई होने पर डॉक्टरों की राउंड आ गई। राघव सर से पूछा गया, सभी की क्लीनिंग तथा ड्रेसिंग हो गई? जवाब मिला, हाँ सर। अब्दुल का? हाँ सर। अब्दुल, डॉक्टर ने आवाज लगाई। जैसे ही आवाज अब्दुल भाई के कानों तक पहुंची, झट जवाब मिला, आई एम फाइन। बस इतना ही था दिन भर का बोलना। फिर वही मौन उदासी छाई रहती। डॉक्टर साहब अब्दुल भाई की तबीयत नाड़ी परीक्षण तथा स्टेथोस्कोप के जरिए चेक कर उनसे 2 बातें कर चले जाते। मेरा मन सोचने लगा, अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में लीन अब्दुल भाई क्या महसूस करता होगा। सच पूछा जाए तो अब्दुल भाई की मीठी मीठी कोयल सी बातें मुझे क्या किसी को भी लुभाने में समर्थ थी। अक्सर दोपहर के समय मैं यूं ही अनबनी बातों से अब्दुल भाई का मौन भंग किया करता था। अब्दुल भाई दिखने के साथ ही साथ बातें ऐसे करते जैसे कि कोयल। काफी लुभावनी बातें थी अब्दुल भाई की। कुछ ही दिनों में उस ब्लॉक के सभी की जुबान पर अब्दुल भाई का नाम फूट पड़ता था। उन लोगों को भी अब्दुल भाई पर तरस आती। हमारे बाईं ओर के मरीज राम काका अपनी पत्नी के साथ इस अस्पताल में 15-20 दिन से दाखिल हुए थे। काका व उनकी पत्नी बड़े रहम दिल थे। जब मैं अब्दुल भाई को दूध ब्रेड खिलाते रहता, तब उनके घर से लाई सब्जी चटनी फल आदि देकर अब्दुल भाई को खिलाने के लिए कहते। पिताजी की सेवा की खातिर गांव से बहन के आने पर मैं फिर गांव चले आया। 8-10 दिन के उपरांत जब मैं अस्पताल पहुंचा तो देखा कि अब्दुल भाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। न तो अब वे खाना खा रहे थे और ना ही नाश्ता। उनकी काया इतनी कमजोर हो गई थी कि अब उनके मुंह से यस, आई एम फाइन, नो, ओके, थैंक यू, इट्स ऑल राइट, मुन्नी, राधे बिटिया आदि की आवाजें भी बत्ती की तरह गुल हो गई थी। एक बार की घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। जब हमें अस्पताल में आए अब्दुल भाई कुछ ही दिन हुए थे, तब वे ठीक ढंग से बोलता खाता था। सखाराम अब्दुल को खाना ला कर देता था, पर एक दिन सखाराम भूल कर उसे खाना दिया न पानी। तो शाम के 5 बजे थे। अब्दुल भाई जब उन्हें काफी भूख लगी थी तब मेरी ओर देखकर पूछा था, बेटा खाना आकर गया? मैं कहा, हाँ अब्दुल भाई। ठीक है बेटा, जाने दो, डोंट वरी। इतना कहकर वह मौन होकर दोनों हाथों की उंगलियों को एक में एक डालकर हाथ छाती पर रखे आंख बंद कर सो गया। उसका मौन मेरे दिल पर असर कर गया। मैंने पूछा, बाहर से कुछ लाऊं? जवाब मिला, नो थैंक यू। अगले दिन रोज की तरह मैं पिताजी को दूध नाश्ता लाने के लिए होटल जा रहा था कि अचानक इकबाल चाचा दिखे। उन्हें नमस्ते कर उनके सामने अब्दुल भाई का जिक्र किया, क्योंकि अब्दुल को दाखिल कराते समय केवल एक ही उसके सब कुछ थे। इकबाल चाचा को मैं चाय पिलाने होटल लेकर गया। चाय पीते पीते यूं ही बात छिड़ी। न जाने क्यों मुझे इस विषय में इतनी दिलचस्पी बढ़ गई थी। इकबाल चाचा ने वादा करने के लिए कहा। मैंने पूछा, किसका वादा? यही कि मैं जो आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसका जिक्र किसी के सामने नहीं करोगे। मैंने वचन दिया कि वास्तविकता का पर्दाफाश तो नहीं करूंगा, पर अब्दुल भाई की हकीकत से सबको रूबरू करूंगा। इकबाल चाचा ने अब्दुल भाई की कहानी शुरू की। बेटा क्या बताऊं, अब्दुल भाई हमारे बीच लगभग 10-15 सालों से है। वह इंसान के रूप में देवता है। बेटा क्या बताऊं, उसने अपने जीवन में गूढ़ के दिन बहुत देखे हैं। पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। दोनों का दिल बड़ा नेक था और बड़े करुणामयी थे। किसी दीन दलित को देखते तो जी बढ़ाकर बिन मांगे बिन गिने हाथ में जितना आ जाए उतना उनकी झोली में डाल देते थे। एक बार की बात है, बेटा हमारे गांव में काशप्पा नाम का बड़ा ही दीन किसान था। उसके रग रग में वफादारी मौजूद थी। इसके बेटी की शादी थी, पर जवाई राजा मंडप में अड़कर बैठ गया। पूरा दहेज दो तो आपकी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधूंगा, वरना नहीं। बेचारे काशप्पा को जवाई राजा से इसकी उम्मीद न थी। पहले उसका स्वभाव ऐसा न था। लगता है कि किसी के बहकावे में आकर उसने ऐसा हट पर अड़ा है। शादी में आए लोगों में कानाफूसी होने लगी। काशप्पा और उसकी पत्नी पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगे। इसका उसका मुंह ताकने लगे, पर किसी को इन पर दया नहीं आई।
आखिरकार अब्दुल भाई ने अपने हाथ की एक तोले की अंगूठी जवाई राजा को सौंपकर शादी करवाई थी। सच कहूं तो मेरे सभी मित्रों में सबसे दरिया दिल अगर कोई था तो वह अब्दुल ही था। अच्छा चाचा, इनके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं या नहीं? क्या सुनाऊं बेटा, सुनाने बैठूंगा तो रात दिन कम पड़ जाएंगे। अच्छा तो चाचा आप यहीं बैठे रहिएगा, मैं पिताजी को नाश्ता देकर फौरन आ जाता हूँ। पिताजी को नाश्ता देकर चाचा के पास आया। चाचा कहने लगे, बेटा ये जो अब्दुल भाई है ना, वे हम सब में समझदार पढ़ा लिखा इंसान है। इसे तो मैं उनकी बातों से ही समझ गया था चाचा। खैर आगे बताइए। इसको 2 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और दूसरा किराना दुकान का बड़ा व्यापारी है। बेटी का ससुराल भी आर्थिक रूप से संपन्न है। जवाई राजा के नाम 2-3 शिक्षण संस्थान हैं। अब्दुल भाई की बदौलत आज उनकी संतानें ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अब्दुल, चाचा की आंखों में आंसू भर आए। चाचा, मैं चाचा के कंधों पर हाथ रख उन्हें धीरज बंधा रहा था। चाचा सुनाने लगे, बेटा इस अब्दुल भाई ने जीवन में काफी कुछ सहा है। बचपन से लेकर जवानी तक दर्द दर्द की ठोकरें खाने के बाद उसने कुछ संभाल रखा था, वो भी सब कुछ अपने लाडलों की पढ़ाई, शादी, नौकरी आदि के लिए व्यय किया। अपने और अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी या शर्ट खरीदने से पहले वे सोचता था, पर अपने बच्चों की खातिर सब कुछ लुटाने के लिए हमेशा तैयार रहता। अब्दुल अपने बच्चों के लिए भूख प्यास सहन कर जो कुछ कमाया था सब कुछ उनके नाम कर दिया था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी की बीमारी की हालत में अस्पताल ले जाने के लिए भी उसके पास रुपये नहीं थे। इन रुपयों की खातिर अपनी पत्नी को गंवाना पड़ा। अब्दुल हमेशा मुझसे कहता, इकबाल भाई मैंने अपने जीवन का सब कुछ अपने दोनों लाल और बिटिया के नाम कर दिया है। मैं पूछता, अब्दुल अपने लिए कुछ रखा है या नहीं? मेरे 2 लाल हैं ना, यही अब मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही अब्दुल आज लावारिस की तरह पड़ा है। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ रंग में डूबकर जिंदगी के मजे ले रहे हैं और यह अस्पताल में जिंदगी के अंतिम पलों को, बीते दिनों को याद करते हुए, पोतों के नाम लेते हुए व्यतीत कर रहा है। चाचा, क्या बेटी को मालूम नहीं है? बेटी अब्दुल की बहुत लाडली है। वह अब्दुल को जी जान से ज्यादा प्यार करती है। सच पूछा जाए तो वही बेटा और बेटी है। वह इस घटना से अनजान है। उसे पता नहीं कि अब्दुल यहाँ है। उसे पता होता तो हिरन की तरह दौड़ी चली आती। उसे इस खबर से वंचित रखा गया है। उसकी भी जिंदगी कांटों में गुलाब की तरह है। धन दौलत, पति की नौकरी, बच्चे, सब कुछ होकर भी उसके लिए न के बराबर है। चाचा, क्या तुमने उनके बेटों को बताया नहीं कि अब्दुल इस हाल में है? बेटा, अब्दुल ने मुझसे वचन मांगा था इस बात का जिक्र किसी के सामने न करे, पर मेरा दिल माना नहीं। मैंने इस बात की जानकारी उसके बेटों को दी तो जवाब कुछ अलग ही मिला। मैं उदास होकर सीधे वापस लौट आया। चाचा, अब वो कहाँ हैं? क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ? चाचा बता ही रहे थे कि अचानक उनका फ़ोन बज उठा। उन्हें किसी ज़रूरी काम पर जाना था। उन्होंने मुझे फिर दोबारा मिलने पर बताने का वादा कर चले गए। उन्हीं के इंतज़ार में 7-8 दिन गुजर गए, पर चाचा की मुलाकात नहीं हो पाई। अब्दुल भाई की हालत धीरे धीरे बहुत ही बिगड़ रही थी। डॉक्टर साहब आने पर उनके केवल 2 हाथ अधमरे ही जोड़े हुए उठते और नीचे गिर जाते थे। अचानक एक रात 3-3:30 के करीब अब्दुल भाई के प्राण प्रकृति के साथ तादात्म्य में हो गए। वह उसमें विलीन हो गए। डॉक्टर साहब रोज की तरह राउंड पर आए। सबके हालचाल पूछकर जब वे अब्दुल के पास आए तो मानो ऐसा भास हो रहा था जैसे डॉक्टर साहब के कंठ से ध्वनि निकल रही है, अब्दुल। और अब्दुल मौन रूप में प्रत्युत्तर दे रहा है, यस आई एम फाइन। अब तक यस आई एम फाइन छोटी सी कहानी सुन रहे थे डॉक्टर विलास सालुंके जी से। इस कहानी के साथ ही आज का ये हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस समाप्त होता है। निर्माण सहयोग था गोविंदराव एन राठौर का और कार्यक्रम के निर्माता थे डॉक्टर सदानंद पेरला। अब आपके रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौर को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।